हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी बात करेंगे जो कल के लेक्चर में पहले मैं बता दूं क्या बात की थी अपनी कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और उसका वेक्टर फॉर्म निकाला था। आज का टॉपिक रहेगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। मतलब अपने बहुत सारे पॉइंट चार्ज होंगे किसी एक पॉइंट पर, उन सभी चार्ज के कारण क्या निकालना है, मेरे को फोर्स निकालना है। कैसे निकलेगा ये, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट चार्ज है। मान लो ये मेरे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे Q1 Q2 डैश डैश Qn कोई n चार्ज हैं। इन सभी चार्ज के कारण मैंने किसी एक पॉइंट मान लिया Q0। मेरे पास n चार्ज थे, इन n चार्ज में से मैंने कोई चार्ज मान लिया Q0। इन सभी चार्ज के कारण इस पर क्या निकालना है, मेरे को फोर्स निकालना है। तो अपने को पता है इस Q0 चार्ज के कारण, इस Q0 पॉइंट चार्ज के कारण इस Q0 पर कितना फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इस Q2 चार्ज के कारण Q0 पे फोर्स कहाँ आएगा, इधर आएगा। इस Qn चार्ज के कारण Q0 पर फोर्स कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस Q0 पर जो टोटल फोर्स होगा, इस Q0 पर जो टोटल फोर्स होगा F, इन सभी पॉइंट चार्ज के इंडिविजुअल फोर्स, मतलब Q1 के कारण Q0 पर अलग फोर्स लगेगा, क्यों जो बीच की डिस्टेंस होगी वो अलग हो जाएगी। और जो Q2 चार्ज है Q0 पर अलग फोर्स लगेगा और Qn भी अलग फोर्स लगाएगा। तो इन सभी चार्ज के इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर ऑफ सम के इक्वल होगा। इसे बोलते हैं अपने सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल फोर्स, मतलब Q0 पर टोटल फोर्स ऑन ए गिवन टेस्ट चार्ज अपने क्या मतलब किस पर टेस्ट करना पड़ेगा, Q0 पर, इन द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, मतलब इन सभी चार्ज के कारण इस Q0 पर जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं एक्सर्टेड और द गिवन टेस्ट चार्ज बाय ऑल द चार्जेस। तो टोटल चार्ज सम ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब इस F01 के क्या मतलब क्या है, वन मतलब Q1 चार्ज के कारण Q0 पर लगा फोर्स, 2 चार्ज के कारण Q0 पर लगा फोर्स। मतलब सभी को किसके अकॉर्डिंग देखना है, Q1 Q2 Q3 इनके अकॉर्डिंग देखना है Q0 पर फोर्स। ये था अपना सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। अब बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज के कारण टोटल फोर्स अपना कितना आएगा। तो देखते हैं, ये मेरे पास कोई XY प्लेन है, ठीक है। इस XY प्लेन के अंदर मैंने n चार्ज मान लिया। देखो एक Q1 चार्ज मान लिया, ये रहा Q2 चार्ज, ये Q3 चार्ज है और ऐसे ऐसे मेरे पास n चार्ज है। इन सभी चार्ज के कारण मेरे को क्या निकालना है, इस Q0 पॉइंट पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। मतलब Q1 चार्ज के कारण Q0 पर फोर्स, Q2 चार्ज के कारण Q0 पर फोर्स, Q3 चार्ज के कारण Q0 पर फोर्स और Qn चार्ज के कारण Q0 पर फोर्स, n चार्ज है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इन सभी चार्ज के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट। तो मान लीजिए मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है, तो इस Q1 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का क्या हो जाएगा R2 जिसकी डायरेक्शन ये दिखाई हुई अपने को, और Q3 का R3, Qn का Rn और इस Q0 चार्ज का कितना हो जाएगा R0 वेक्टर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस Q0 चार्ज जो Q1 चार्ज है इसके अकॉर्डिंग Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, इस Q1 चार्ज या Q0 पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो 1 चार्ज के कारण Q0 पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ही होगी और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, Q0 से देखना है तो R01 का वेक्टर। मैं एक अच्छे से समझा दूंगा, बाकी अपने वैसे ही लिखेंगे। तो दोबारा बता देता हूं, इस Q1 चार्ज के कारण जो Q0 पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा कितना, F01, मतलब 1 चार्ज के कारण 0, मतलब Q0 पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और इसका पोजीशन वेक्टर भी कहाँ जाएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा R01 का कैप। अब इन दोनों चार्ज के बीच अगर मैं कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं, कितना फॉर्मूला लग रहा है F01, अपने को जो कूलम्ब फोर्स होता है वो कितना होता है, F इक्वल्स टू K। ये सारा का सारा अपने वैक्यूम की बात कर रहे हैं, K Q1 Q2 अपॉन में R² डॉट में R कैप। अब देखो फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों चार्ज के बीच में, F01। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 ही दी हुई अपने को, और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q0। बीच की डिस्टेंस R01 का स्क्वायर, क्योंकि अपने कूलम्ब लॉ में जो वेक्टर फॉर्म के उसमें पढ़ के आए हैं R01 का स्क्वायर, और R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी R01 का कैप। इसी प्रकार अपने सारे फोर्स निकाल लेंगे। तो देखते क्या लेट अस कंसीडर Q1 Q2 Q3 Qn n चार्ज पॉइंट चार्ज अपने को दिए हुए हैं, सिचुएटेड एट पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। इन सभी के जो पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डैश डैश Rn वेक्टर ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिया हुआ है। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q0, तो मैंने यहाँ पे देखो कोई एक पॉइंट चार्ज मान लिया Q0 ड्यू टू
फोर्स निकाला किस क्यू नोट चार्ज पर, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 चार्ज के कारण क्यू नोट पर फोर्स, Q2 चार्ज के कारण क्यू नोट पर फोर्स, Q3 चार्ज के कारण क्यू नोट पर फोर्स और Qn चार्ज के कारण क्यू नोट पर फोर्स। कितने हो जाएंगे देखो, Q1 चार्ज के कारण कितना बताया मैंने F0 1 चार्ज के कारण 0 पर फोर्स। इसी प्रकार Q नोट चार्ज के कारण कितना हो जाएगा 2 के कारण 0 पर फोर्स। इसी प्रकार N चार्ज के कारण क्यू नोट पर फोर्स कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा F0 N। तो इनका जो टोटल फोर्स आएगा इस क्यू नोट पर अपने कौन से प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से क्या होता है, इन सभी के इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर के सम के इक्वल होगा। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो सबसे पहले F01 की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी आएगी, K Q1 Q नोट R01 का स्क्वायर R01 का कैप, ये लो। इसी प्रकार K जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज कहाँ है अपना, ये रहा। इस Q2 चार्ज के कारण इस क्यू नोट पर फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी अपनी, इस डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा F02 का वेक्टर, क्योंकि 2 के कारण 0 पर लगने वाला फोर्स, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होएगा वो कितना हो जाएगा R02 का वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी क्योंकि क्यू नोट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। इसी प्रकार जो Q3 चार्ज है ये रहा, इस Q3 चार्ज के कारण इस क्यू नोट पर फोर्स कहाँ लगेगा अपना, इधर लगेगा कितना F03, और इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ये कितना हो जाएगा R03। इसी प्रकार जो N चार्ज है, N चार्ज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी फोर्स की, इस डायरेक्शन में हो गया F0N वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा R0N। ठीक है। इसी प्रकार अपने देखेंगे जो F02 बने वो क्या बने, K Q2, मतलब दो चार्ज के Q2 के Q2 Q नोट अपॉन में बीच की डिस्टेंस और R02 का कैप, और इसी प्रकार N का कितना हो जाएगा K Q1 Q2 R0N का स्क्वायर R0N का कैप। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, K Q नोट सभी में कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया K Q नोट को बाहर निकाल लिया। अंदर कितना रह जाएगा देखो, अगर मैं यहाँ से K Q नोट बाहर निकाल तो कितना रह गया Q1 अपॉन में R01 का स्क्वायर R10 का कैप। इसी प्रकार Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर R02 का कैप, Q1 R0N और R0N का कैप। अगर मैं इसको समेशन के रूप में लिखूं, मतलब योग के सम के रूप में लिखूं, तो कैसे लिख सकता हूं, K Q नोट समेशन I इक्वल्स टू 1 to N तक चल रहा है अपना ये, तो QI R0I का स्क्वायर R0I का कैप। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू रखूं तो क्या बन जाएगा Q1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप। अगर 2 रखूंगा तो ये अपनी इसी पर सीरीज में चलता रहेगा। ये था अपना फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आता है जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो अपने को पता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो द एरिया अराउंड ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज का एरिया, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखेंगे कि कैसे। मान लिया मेरे पास ये कोई प्लस क्यू चार्ज के कारण इसका एरिया है, मतलब प्लस क्यू चार्ज के कारण ये क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इतना इतना एरिया है, जैसे मैंने इस पे राउंड किया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर कोई अनदर चार्ज क्यू नोट, इसको बोलते हैं हमेशा टेस्ट चार्जिंग। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्जिंग। जो ये टेस्ट चार्ज होता है इसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जो ये टेस्ट चार्ज है अपना, इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। कैसा लेके चलेंगे अपने, पॉजिटिव। हमेशा इसको जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा कैसा मानेंगे अपने, पॉजिटिव माने, क्योंकि इसका खुद का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा था। ये मेरे पास कोई पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ये प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लिया मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसका कोई ना कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक जहाँ तक मैंने इसको राउंड। जैसे ये क्यू नोट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, मतलब जैसे ही अगर यहाँ पे इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों के बीच में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, इसको कोई नहीं मिल रहा। जैसे ये क्यू नोट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब इसको कहाँ करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, ये मतलब रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो ये क्या करेगा, क्यू नोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी चार्ज के कारण उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर कोई अपने और चार्ज, लेकिन जैसे ही इस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है तो वो एरिया क्या कहलाता है अपना, इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो वही बात, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है। तो मैं बात करूँ, मान लो यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज के अंदर अपने को यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। कैसा? यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। तो उस पर जो फोर्स लगता है, रिपल्शन या अट्रैक्शन, अगर ये पॉजिटिव है तो इस यूनिट चार्ज पर कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। अगर ये नेगेटिव है तो इस यूनिट चार्ज पे कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। याद रखना, जो ये क्यू नोट है हमेशा कैसा लेके चलना है? पॉजिटिव लेके चलना, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाए? इट इज डिफाइंड एज फॉर एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा लेके चल रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज, क्यू नोट माना है अपनों ने। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यू पॉइंट चार्ज को लाने पर, इस यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जैसे इस पर कोई फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, जैसे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो, तो वही क्या कहलाती है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नोट। अब देखो, जैसे जैसे ये क्यू नोट इस चार्ज के बिल्कुल पास आता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? मतलब इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रही है, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यूनिट का जो है फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और चार्ज की कूलम। डायमेंशन कितनी हो जाएगी? m1 l1 t-3 a-1। अब यहाँ पे आपको एक दो बातें याद रखनी पड़ेगी, मोस्ट दो बातें हैं आपके आगे चैप्टर में काम आने वाली है। तो देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट जो अपनी है कि मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगी? बाहर की तरफ। ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे बाहर की तरफ होगी। फ्रॉम द चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ होगी। कैसे होगी वो अपनी देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका अपना कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिखा रखा है? बाहर की तरफ दिखा रहा है। कैसे दिखाया बताता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका कोई ना कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे ही इसके अंदर मैं कोई टेस्ट चार्ज लेके आऊँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे मैं इसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज लेके आऊँ, तो वो कैसा होगा? रिपल्शन फोर्स के कारण कहाँ होएगा? बाहर की तरफ। जिस कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा अपने को? बाहर की तरफ मिलेगा। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो हमेशा कहाँ मिलेगा? बाहर की तरफ। अब माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मैं कोई टेस्ट चार्ज इसके अंदर लेके आऊँगा, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर मैं कोई टेस्ट चार्ज लेके आऊँ तो उसको कैसे अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचेगी। मतलब माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। ये था अपना पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ मिलता है। दूसरी बात क्या बताता है ये? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण और नेगेटिव चार्ज का फोर्स कहाँ लगेगा? चार्ज विल बी अकॉर्डिंग द फिग। देखो जैसे मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो मैंने ये तो बता दिया था, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। ये तो अपने को सभी को पता है। अब बात करें, जैसे मैं इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर कोई भी यूनिट चार्ज लेके आऊँगा, टेस्ट चार्ज, उसके कारण फोर्स कहाँ लगेगा? रिपल्शन फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो याद रखना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण। दूसरी बात, माइनस क्यू चार्ज के अंदर कोई टेस्ट चार्ज लेके उसमें फोर्स कहाँ लगेगा? अट्रैक्शन अंदर की तरफ। और माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है वो भी कहाँ होता है? अंदर की तरफ। देखो फोर्स और इलेक्ट्रिक दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों भी क्या है? डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो याद रखना, दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। दोबारा बता देता हूं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ लगेगा। दूसरी बात, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो अब ऑब्वियस सी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई टेस्ट चार्ज अपने को पता कैसा लेके चलेंगे? पॉजिटिव लेके आऊँ तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? बाहर की तरफ। अपने को फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू क्यू ई। माइनस चार्ज के अंदर कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेके आऊँगा तो वो कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा? अंदर की तरफ। तो ये था आज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मल्टीपल चार्ज जो फोर्स। थैंक यू।